पिछले महीने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर अभी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो वायलेंस हुआ था वो उसमें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था और यहाँ तक कि आसपास के जो पुलिस थे वो भी बस मूक दर्शक बने रहे और जो तृणमूल लोकल नेता थे, विधायक थे, वो भी इस घटना को अंजाम देने में पीछे नहीं थे। उनकी आंखों के सामने ये घटना हो रही थी। ये घटना जो हुई थी वो हम सबको पता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, जो वक्फ में संशोधन किया गया था, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे जो है वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो लास्ट मंथ में ही 3 मेंबर कमेटी गठित की थी और उसमें ये बात की गई थी जो वायलेंस में जो अफेक्टेड लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आप जो है रिपोर्ट सबमिट करो। और ये घटना जो है अप्रैल 8 से लेकर के अप्रैल 12 तक हुई थी, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस कमेटी में 3 मेंबर इस कमेटी के हैं। जोगिंदर सिंह जो कि रजिस्ट्रार हैं और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। उसके बाद है सत्य अर्णब घोषाल जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, और सौगाता चक्रवर्ती जो कि रजिस्ट्रार हैं वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज से। कोलकाता हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है उनमें जो जस्टिस हैं, जस्टिस सोमेन सेन और राजबासु चौधरी, और इनके सामने मंगलवार को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ और उसमें बताया गया कि जो मुख्य हमला हुआ था वो 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद से हुआ था और जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडिंग कर रहे थे उस हमले को, वो थे लोकल पार्षद महबूब आलम और उनके साथ हजारों लोग थे जो इस हमले को अंजाम दे रहे थे। बेदवन जो गांव में है, बेदवन गांव में 113 घरों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। तो 113 घर सोच सकते हैं जो रहने लायक बिल्कुल नहीं अब रह गए हैं। मतलब अब अगर कोई रहेगा तो उसको तोड़कर दूसरा घर ही बनाना पड़ेगा। हिंसा में दुखद की बात है कि 3 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए थे। और बेदवन गांव जो है वहाँ के विधायक अमीरुल इस्लाम भी उस घटना पे आए थे, उस घटना के मौके पे वो भी आए थे, ये करने के लिए नहीं कि घटना को रोका जाए, बल्कि ये पूछने के लिए आए थे कि अभी तक कौन कौन घर हमले से बचे हुए हैं। ये स्थिति है हमारे नेता की। ये पूछने आते हैं कि अभी तक किन किन घरों को टारगेट नहीं किया गया है, और जैसे ही वो जाते हैं उन घरों के ऊपर भी टारगेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दुखनीय स्थिति है, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। मेरे पास तो कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं कि इसको किस तरह से बयां किया जाए कि हमारे नेता, हमारे पुलिस जो कि जनता के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और वही इन सारे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो जनता जाए तो जाए कहाँ। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जो पीड़ित हैं वो पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं कि आकर के हमारी मदद करें, लेकिन पुलिस जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बस मूक दर्शक बने रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये स्थिति थी मुर्शिदाबाद वायलेंस की और ये खतरनाक रिपोर्ट जो आदमी के दिमाग को झकझोर दे, उस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। इस हमले में रिपोर्ट ये भी कहती है कि आगजनी हुई, लूटपाट हुई, दुकानों और मॉलों को नष्ट कर दिया गया और ये जितने भी हमलावर थे वो सब आसपास के 4 इलाके से बिलोंग करते थे। शमशेरगंज, हिजाल ताला और सिउल ताला डिग्री यहीं के रहने वाले थे सब के सब हमलावर, और अपने चेहरे को ढक करके आए थे, फेस कवर करके आए थे ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो छुपी रहे। और यहाँ तक कि जो हमलावर थे वो पानी के कनेक्शन भी काट दिए ताकि जो आग हम लगाए हैं उसे बुझाया ना जा सके। ये स्थिति थी, आग भी ना बुझाया और महिलाओं में इतनी दहशत हो गई थी कि वहाँ को छोड़ करके भाग करके लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने शरण ली। किराना दुकान हो, हार्डवेयर हो, बिजली हो, कपड़े की दुकान हो, किसी को बख्शा नहीं गया था।
सभी में आग लगाए गए थे। और यहाँ तक कि सबसे दुखद बात यह है कि मंदिरों को भी बख्शा नहीं गया, मंदिरों को भी टारगेट किया गया। मंदिरों से जो मूर्ति है, आप वीडियो देखे होंगे किस तरह से मूर्तियों को निकाल करके रोड पे गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। ये सब उस देश में हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है। 80% अभी भी इस देश में हिंदू हैं, और ये उन्हीं धर्म के लोगों के खिलाफ हो रहा है। और कर कौन रहे हैं? माइनॉरिटी लोग, मुस्लिम लोग, जो सिर्फ 14 to 15% हैं। ये स्थिति है। सबसे शॉक न्यूज़ तो ये है कि ये जितने भी घटना हुई है, ये पुलिस जो स्टेशन है, पुलिस जो थाने हैं, उसके 30 मीटर के आसपास हुई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नेता आते हैं, पूछते हैं कि किन घरों को टारगेट नहीं किया गया है, और फिर उन घरों को टारगेट किया जाता है। तो इससे साफ क्या दिख रहा है कि सरकार, पुलिस, सभी इस घटना को करवा रहे हैं, जानबूझ कर करवा रहे हैं। ये कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये भीड़ अपने आप ने डिसाइड नहीं किया है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत, एक लीडरशिप डायरेक्शन की तरह ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तृणमूल के नेता, विधायक, वो उसके सामने घटना हो रही है और चुपचाप खड़े होकर बैठ करके मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं, बस करवा रहे हैं। अकेले गोसपारा में 29 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। और सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि वहाँ पे फादर और सन को मार दिया जाता है। घर में हमलावर घुस जाते हैं मेन डोर को तोड़ करके। जो फादर हैं हरगोविंद दास, उनकी उम्र है 74 साल, बुजुर्ग लोग हैं। 74 साल, 74 ईयर्स की उम्र है उनकी, और उनके बेटे की उम्र है 40 साल। कोई बच्चे नहीं है। घर में घुस करके उनके पीठ के ऊपर कुल्हाड़ी से मारा जाता है, और मार करके, कुल्हाड़ी मार करके हमलावर वहीं पे बैठे रहे और देखते रहे कि जब तक इनकी मौत नहीं हो जाएगी तब तक जाऊंगा नहीं। और जब मौत होती है दोनों की, उसके बाद वो घर से छोड़ के जाते। और सब कौन है? उन्हीं के आसपास के रहने वाले, उन्हीं के पड़ोसी हैं। और पड़ोसी इस तरह घटना कर रहे हैं, और उधर विधायक साहब, पुलिस बस मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। तो आखिर लोग गुहार लगाए तो किसके सामने? लोग को जो प्रॉब्लम आती है तो पुलिस को फोन करते हैं, नेता से मिलने जाते हैं। लेकिन वही अगर करवा रहा हो इन सारी घटनाओं को, तो फिर समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता साहब, कौन करेगा? क्या ये आतंकी नहीं है? क्या इन लोगों को जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, क्या उन्हें आतंकी की तरह पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको रोड पे खड़ा करके गोली से नहीं मार देना चाहिए? ऐसे लोग जो कम्युनल वायलेंस करवाते हैं हमारे देश के अंदर, और अपने आप को नेता बोलते हैं, नेता होते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए होते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उसे नेता बोला जाता है। और ये तो ऐसे हैं कि दुख दर्द दे रहे हैं, लोगों को बद से बदतर हालत में करने की इनकी साजिश है। क्या ये आतंकी नहीं है? क्या आतंकी सिर्फ वही होते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं? क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर आतंकी लिखा रहता है? ये जो देश के अंदर इस तरह की घटना हो रही है, नेता करवा रहे हैं, कि ये आतंकी नहीं है? मेरे हिसाब से तो इन सभी लोग जो जो इस घटने में इन्वॉल्व थे, उसे पकड़ करके और उसे आतंकी की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और सरकार के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये जो सरकार है, और उनको पता है कि अगर वोट बैंक के ऊपर भी अगर आपको राजनीति करना है, तभी वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कैसी वोट की राजनीति है? हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हमारी सरकारें कैसे काम करती है, और हम किन लोगों को वोट देते हैं जो हमारे ऊपर ही हमला करवा रहे हैं। जो डिवीज़न बेंच है
जस्टिस सोमेन सेन और राज बासु चौधरी, उनका ये कहना है कि सरकार जो है एक स्कीम लेकर आई है और स्कीम का नाम है बांग्लार बारी। और इस स्कीम के तहत जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो पीड़ितों को 1,20,000 रुपये देने की बात कहे हैं। तो जस्टिस का ये कहना है, बेंच का ये कहना है कि आप 1,20,000 दे रहे हो, आपको लगता है कि जस्टिस है? क्या इस तरह से आपके जस्टिस सिस्टम काम करता है? जिन लोगों को पूरी घर फूंक दिए गए, क्या 1,20,000 में घर बनते हैं? उसमें कितने सामान होते हैं? क्या 1,20,000 में सब कुछ आ जाएगा? घरों का अलग अलग घरों का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग है, अलग अलग घरों की साइज अलग अलग है, और आप बस 1,20,000 रुपये दे रहे हो, उससे क्या होने वाला है? तो इसके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और साथ ही बेंच का ये भी कहना है कि सरकार इसके ऊपर भी बात करे कि वहाँ की जो लोग हैं उन लोगों की अपील है कि इस एरिया में, उस एरिया में, मुर्शिदाबाद एरिया में परमानेंट बीएसएफ कैंप वहाँ पे होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी विचार करने की ज़रूरत है और ये बेंच कह रहे हैं सरकार से। और साथ ही जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो ताकि जो परपेट्रेटर हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं फैक्ट्स पेश करूँगा और कुछ डाटा में पेश करना चाहूँगा कि भारत जो है, भारत में हिंदू जो है 80% है, 79.8%, 79.8% अभी भी भारत में हिंदू हैं। ये 2011 का डाटा है। और 14 से लेकर के 15% आप मान लो मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी मेजॉरिटी जो रिलीजन है उसके खिलाफ माइनॉरिटी रिलीजन इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं और बोलते क्या है कि हम मुस्लिम इंडिया में सुरक्षित नहीं हैं। मुझे तो इन लोगों पर हंसी आती है और थूकने का मन करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत से सब फायदे ले रहे हैं, हर चीज़ भारत इनके लिए कर रहा है, लेकिन ये भारत के लिए क्या कर रहे हैं? कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों पे तो तरस आता, मुझे तरस भी नहीं आता, थूकने का मन करता। और ऐसे लोगों को तो खड़ा करके जो है इनको जो आतंकवादी हो उनकी तरह से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन वो पूरे देश का डाटा था, 80% हिंदू हैं और 14 to 15% मुस्लिम हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी मुस्लिम हिंदू ही मेजोरिटी में है, 70% जो है बंगाल में हिंदू हैं और 27% मुस्लिम है। लेकिन मुर्शिदाबाद की जो डेमोग्राफी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद में 66% जो है वो मुस्लिम है और हिंदू सिर्फ 33% है। तो वहाँ पे हिंदू हमारी माइनॉरिटी में है। तो क्या है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? अगर वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है तो आप उसके ऊपर जा कर के कुल्हाड़ी से वार करोगे, उनके घरों को जला दोगे। आप ये भूल रहे हो कि इंडिया में आप भी माइनॉरिटी के रूप में ही हो, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी आप भी माइनॉरिटी के रूप में हो। क्या हिंदू आपके घरों को जाके जला दें, आपको मारें? ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा और चीज़ सही भी नहीं है। इंडिया सभी धर्मों का देश है, यहाँ पे सभी धर्म समान रूप से रहें, सभी धर्म जो है खुशी खुशी रहे। यही तो इंडिया की जो सोच है, यही तो है। यहाँ पे किसी धर्मों के साथ बदसलूकी नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह की गतिविधि कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और ऐसे लोग जो इस घटना में शामिल हैं उन लोगों के साथ आतंकी की तरह ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार।